जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पीछे ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, खुशबू देखिए, ये वो इलाका है, पहलगाम का बदला ले लिया गया है और ये मस्जिद का इलाका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मस्जिद नहीं, ये मसूद अजहर का ये ठिकाना था। इसको भारतीय सेना ने आज तबाह कर दिया। रात में लोगों को पता ही नहीं चला। पाकिस्तान भी आधा सोया हुआ था, हिंदुस्तान तो पूरी तरीके से चैन से सोया हुआ था कि कुछ होने वाला है, होना है। लगातार चल रही थी, लेकिन रात में हो जाएगा किसी को पता नहीं चला था। उसके बाद की तस्वीरें सब कुछ पूरी दुनिया इस वक्त देख रही, और यार तस्वीरें उसी तस्वीरों में से कुछ आपको दिखा रहे हैं जिसमें धमाके की जो तस्वीरें हैं ये रात की हैं, जहां पाकिस्तान दहलता हुआ दिखाई दे रहा, आतंकी कांपते हुए दिखाई दे रहे। पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके हलक से अब बात नहीं निकल रही है। जो धमकियां वो दे रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के एक तरह से पलटवार के तौर पर किया क्या जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो कहा जा रहा है। बिल्कुल 9 लोकेशन पर स्ट्राइक हुई है। लश्कर हो या जैश हो, दोनों के मुख्यालय पर हमला किया गया, खत्म किया गया। टारगेट पर आतंकी ठिकाने हैं जिन्होंने भारत पर हमला करने की हिमाकत की थी। 22 अप्रैल को निर्दोष 26 लोगों की जान ली गई थी। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, चाहे वो असीम मुनीर की तरफ से हो या फिर शहबाज शरीफ की तरफ से हो, दोनों तरफ से सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया और अब भारत ने कई देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। तो ये वो पूरा आप समझिए वाकया जो अब तक हुआ है। रात 1:45 का वो समय जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद तमाम घटनाक्रम जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले एक तरह से एक्शन सिंधु हुआ था और अब ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन भारत की दोनों कार्रवाई जारी है, आर्मी स्ट्राइक भी जारी है। इन सब के अलावा जो डिप्लोमेसी होती है, कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, वो भी जारी है, क्योंकि लगातार इस एक्शन के बाद भारतीय सेना की तरफ से ये साफ क्लियर किया गया ताकि कोई झूठ पाकिस्तान ना बोल पाए कि उसके सिविलियंस को टारगेट किया गया है। भारत की सेना ने साफ कर दिया था कि सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया गया। उसके बाद भारत की तरफ से तमाम जो देशों के राजनयिक है या फिर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। विदेश मंत्रालय से कॉन्टैक्ट शुरू हो चुका है। संजय, इसी बीच अब लाइव अपडेट ऑपरेशन सिंदूर पर अपने दर्शकों को दे दे। बहावलपुर, मुरीद के ये वो तमाम इलाके, मुजफ्फराबाद जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। इंडियन आर्मी बोली सिर्फ आतंकी ठिकाने टारगेट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वहां के लोगों को निशाना नहीं बनाया गया, सेना को निशाना नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। एलओसी पर पाक सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है। जो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं, लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो ये अपडेट है ऑपरेशन सिंदूर पर जो लगातार आपको बता रहे हैं। पुंछ रजौरी के बिंबर गली में तोपों से गोलीबारी हुई है। तो भारत ने पाकिस्तान पर कर दिया है एयर स्ट्राइक, नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। घंटे बाद आपको बता दें कि बड़ी मीटिंग होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से होने वाली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त साफ होती दिखाई दे रही है। अटैक के चपेट में 900 से ज्यादा आतंकी, ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। 900 से ज्यादा आतंकवादी इसकी चपेट में आ चुके हैं और कुछ देर में कितने आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया गया है ये बात साफ हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है, अभी भी इस बात को माना नहीं जा रहा। लेकिन बहावलपुर जो सबसे बड़ा अड्डा था, 250 प्लस आतंकी थे, और मुरीदके में 120 प्लस आतंकी बताए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में 130 प्लस आतंकवादी, कोटली में 80 प्लस आतंकवादी, और इनमें से 5 ऐसे ठिकाने हैं जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा, कश्मीर का जो पाक अधिकृत कहा जाता है, उस इलाके में लॉन्चिंग पैड था, उस बेस पर एक तरह से ये अटैक किया गया है। और 4 वो ठिकाने जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, मदरसों के आड़ में, मस्जिदों के आड़ में, और ये खास करके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इसके अलावा जो और बड़े आतंकी संगठन हैं, उनके ठिकानों पर टारगेट किया गया है। और वो आप मानिए कि जो भारतीय बॉर्डर है वहां से 100 किलोमीटर के अंदर जाकर भारतीय सेना ने यह कारनामा कर दिखाया, यह पराक्रम दिखाया है, जिसके बाद पाकिस्तान इस वक्त थर-थर कांप रहा और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद वो आखिर इसका जवाब कैसे दे। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने, जिनमें सबसे बड़ा ठिकाना बहावलपुर वाला था, लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने। बिल्कुल, और संजय ये वही है, लश्कर तैयबा की आप बात करें या फिर जो और अन्य हिजबुल मुजाहिदीन, आप देखिए ये वही आतंकवादी संगठन है संजय, जिन्होंने की भारत को कई दर्द, कई तकलीफ दी है। चाहे 26/11 की बात करें, पुलवामा की बात करें, पहलगाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसलिए उन आतंकवादियों की जगह को चुना गया है जिन्होंने की भारत को दर्द दिया। रजनीश और प्रशांत दोनों की मौजूदगी हमारे साथ बनी हुई है। देखिए रजनीश, कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि भारत की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट थी, और भारतीय सेना की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो स्ट्राइक है वो वहां पर की गई जहां पर आतंकवादी थे, उनके ठिकाने थे। मतलब ना पाकिस्तान की सेना को ना वहां के लोगों को टारगेट किया गया है। ये बात भारतीय सेना की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दी गई है।
बिल्कुल, देखिए खुशबू, जिस तरीके से टारगेट किया गया बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट था। देखिए बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का कैंप, मुर्दके में लश्कर तैयबा, तिहार कला में जैसे मोहम्मद, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन, बरनाला में लश्कर तैयबा, कोटली में जैसे मोहम्मद, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा और मुजफ्फराबाद में सैदना बिलाल कैंप जैसे मोहम्मद, और तमाम कैंप्स के नाम भी मौजूद हैं हमारे पास। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो अटैक किए गए हैं ना, बिल्कुल प्रिसाइज अटैक थे। उन्हें पता था कि लश्कर हो, जैश हो या हिजबुल हो, इनके कैंप कहाँ पर हैं। और जो वीडियोज अभी पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं उसमें जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, जैश आई, तो यानी ये लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि जैसे मोहम्मद के कैंप टारगेट हुए हैं, उसके आतंकी मारे गए हैं और उसको लेकर वो रिटेलिएट कर रहे हैं, उसको अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन उनके गुस्सा दिखाने से कोई फायदा होगा नहीं, अभी और मारे जाएंगे। जितने आतंकी कोशिश करेंगे भारत में घुसने की, भारत के लोगों पर आक्रमण करने की, उनको और ज्यादा नष्ट किया जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा था उन्होंने कि मोदी को कह देना, मोदी ने उनके घर में घुस के बता दिया है कि वो क्या कर सकते हैं। और जैसा आज बैठक होने वाली है यहाँ पर सीसीएस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होगी संजय, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखना होगा कि इस बैठक के बाद होता क्या है। और खास करके सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा और 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, तो ये भी पता चल जाएगा कि भारत ने कैसे प्लान किया था। छोटा जवाब दीजिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि परिकल्पना से परे अंजाम भुगतना होगा पाकिस्तान को और आतंकवादियों को, क्या यह माने कि अभी शुरुआत है या फिर इसके बाद बहुत सही तरीके से भारत आगे बढ़ेगा? देखिए भारत ने तैयारी पूरी कर रखी होगी। और बिहार में मधुबनी में जो एक वहां पर एक रैली करने गए थे प्रधानमंत्री, आक्रमण के 2 दिन बाद वहां से उन्होंने संदेश दिया था कि बहुत कड़ा जवाब मिलेगा और करारा जवाब दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत की ओर से तैयारी नहीं होगी, तमाम तैयारियां करके, डिफेंस की तैयारियां और अटैक की तैयारियां करके ही स्ट्राइक किया गया होगा। और आगे के लिए भी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे और कैसे प्लानिंग करना है, और अगर री अटैक करना है तो कैसे करना है, ये भी होगा। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर देखिए, सवाल एक मेरा आपसे ये है कि जिस तरह की कार्रवाई भारत ने की है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदाज को हम जानते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है, भारत इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। क्या कर सकता है पाकिस्तान, कितना, और जो भारत की तैयारी है वो उसके मद्देनजर क्या कुछ होगी? चलिए ठीक है, उनसे हम जुड़ेंगे और प्रशांत की मौजूदगी भी लगातार हमारे साथ है। प्रशांत देखिए, यही सवाल है बिल्कुल, और विनोद दत्ता जी की भी लगातार मौजूदगी हमारे साथ है। दत्ता सर बताएं कि भारत कितना तैयार, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की गीदड़ भभकी रही है, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से भी सामने आ गई है कि हमें भी जवाब देने का हक है। हाँ देखिए, पाकिस्तान यकीनन रिटेलिएट तो करेगा, लेकिन वो किस मैग्नीट्यूड पे करेगा, कब करेगा, हालांकि भारत सब इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के फेवर में यही है कि वो रिटेलिएट न करे या इसको एस्केलेट न करे। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल एम्बिशन असीम मुनीर संजोए हुए हैं, यकीनन वो कुछ न कुछ भारत के खिलाफ करेंगे। आज वहां भी 10 बजे मीटिंग है, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा कि भाई किस तरह ये जो सूरत हाल है वो करवट लेती है। लेकिन भारत ने अपना जो वादा किया था वो कर दिखाया है। भारत ने अपने जो एथिक्स हैं उनको भी सम्मान पूर्वक रखा है, क्योंकि आप ये देखिए, हमने किसी मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया, किसी नागरिक जगह को नहीं किया है, केवल जो दहशतगर्दी के मरकज थे, जो सेंटर्स थे, जहां वो रह रहे थे, जहां उनके लॉन्च पैड्स वगैरह थे, केवल उनको टारगेट किया है। क्योंकि लॉन्च पैड्स वगैरह तो इन्होंने पहले ही खाली करा दिए थे, इन्हें मालूम था कि भारत कोई ना कोई एक्शन लेगा। तो अब इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो अगला टारगेट भारत का हो सकता है। हालांकि उन्होंने उनको पहले ही अंडरग्राउंड कर दिया गया है, लेकिन भारत अगर कोई एस्केलेशन होता है तो उसके लिए बखूबी तैयार है। हमारी जो सेनाएं हैं, सशस्त्र सेनाएं, अभी पाकिस्तान का ये एस्केलेशन कितना होता है ये तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान जो 4-5 दिन से लगातार एक तरह से कहें तो गाल बजा रहा था कि भाई हम ये हमारे पास वो है, जब भारतीय सेना वहां पर पहुंची, रफेल हमारा बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचा, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना से उधार लेकर उन्होंने लगवाया है, क्या भारतीय सेना ने उसको चकमा दे दिया या फिर ये सिर्फ हवाई बातें थी पाकिस्तान की? ये सवाल मुझसे है? जी हाँ जी, देखिए, किसी जमाने में मैं 80s और 90s की बात बताता हूं। किसी जमाने में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम काफी आला दर्जे का था, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भारत से बेहतर था, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है। तो वो ज्यादातर एयर डिफेंस ऑपरेशंस पे वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, पुलवामा, उड़ी और ये अब पहलगाम पोस्ट जो स्ट्राइक हुए हैं,
इसमें ये बताता है कि जो हमारे पायलट्स हैं वो किस रण कौशल से गुजरे हुए हैं और कितना रण कौशल वो रखते हैं जी। रफाल और सुखोई, क्योंकि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे एक आला दर्जे के हैं और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था या जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था उसको हुडविंग करते हुए अपने टारगेट पे, और 9 आउट टारगेट्स 100% हमने इसको यहाँ मतलब डिस्ट्रक्शन किया है। तो जो डैमेज असेसमेंट हुआ है बिल्कुल हमारे फेवर में है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो सोच कर ये पूरा हमला किया गया था उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट किया गया, मतलब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आप रहिए हमारे साथ, सहयोगी प्रशांत भी ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए प्रशांत, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर लोगों का जोश आई है। लोगों का ये शुरुआत से कहना था खून का बदला खून चाहिए, और देखिए जब आप इस तरह की हिमाकत करेंगे, जब 26 निर्दोष लोगों को जिस तरह से आपने हत्या की, एक तरह से जिस तरह से उनकी जान ली, उसका ये जवाब देना ही था और वो जवाब भारत ने दिया है और ये दुनिया ने देख लिया है। अब माकूल जवाब दिया है और चूंकि सवेरे का वक्त है, आप बताइए मुझे कि खुश हैं आप लोग जिस तरह से जवाब दिया गया? बहुत बहुत खुश हैं, और जो नियतों पर जिस तरह से वहाँ पर गोली मारी गई हमारे भाइयों को, उसका ये बदला है। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री पे हमें पूरा भरोसा है, देश पूरा उनके साथ खड़ा है कि आने वाले टाइम में अगर वो जरा सा भी वो कुछ भी ड्रामा करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं। जो आर्मी हमारी इस तरह की मजबूत आर्मी है कि उनको घर में घुस के भी मारेगी और बिल में से निकाल के उन्हें मारा जाएगा जिन्होंने इनकी हेल्प की और जिन्हें हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए भेजा गया है। क्या कहेंगे, कैसे आप इसको बयां करेंगे? है जी, बहुत ही एडमायरेबल स्टेप है। दूसरे जो ब्रूटली हत्या हुई है, निर्मम, वहाँ जघन्य अपराध हुआ एक किस्म से, और उसका यूटिलाइजेशन तो जरूरी था। उसके लिए धन्यवाद भारत की सेना और तमाम भारत को और हमारे नेताओं को भी। चलिए, नेताओं को भी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक किया गया? सर बहुत अच्छा काम हुआ है, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हाफिज सईद और मसूद जी। और रविंद्र भी हमारे पास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास आता हूं दोबारा। रविंद्र, जरा ये बताइए, अभी जो जानकारी साफ हो रही है, कहा जा रहा है कि अभी भी वहां से गोलियां चल रही हैं लगातार दोनों तरफ से। क्या इस बात को लेकर कोई अभी साफ हो पा रहा है कि वहां जो बॉर्डर पर लोग हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? साथ में इस पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब किस तरीके से बीएसएफ दे रही है? पहले क्लियर कर दूं संजय, मैं यहाँ एलओसी के ऊपर लगातार फायरिंग जो है वो हो रही है। हाँ। एलओसी पर यहाँ जो इलाका पड़ता है वो पुंछ है, राजौरी है, मेंढर है, नौशहरा है, अखनूर का कुछ इलाका जो है वो एलओसी के ऊपर पड़ता है। इस समय पाकिस्तान जो है वो एलओसी के ऊपर टारगेट कर रहा है, यानी कहा जाए तो आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अभी तक लोकल में 3 मौतें जो स्थानीय है उनकी हो चुकी है, 10 से 12 लोग जो है वो घायल हैं। हालांकि भारतीय सेना उसका करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान को खासा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, ऐसे में दहशत का माहौल जो है वो इस समय बना हुआ है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव जरूर बना हुआ है, लोग सहमे जरूर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने बंकर बनाए थे उनकी शरण में वो जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी हिमाकत कर सकता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं जिस प्रकार से ये आतंकी हमला हुआ है, माफी चाहूंगा, जिस प्रकार से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जैसी करनी वैसी करनी, ये जैसी नींव बोई जाए ना वैसी फसल वैसी ही निकल के आती है। आज पाकिस्तान ने जो अपने इतने इतिहास में जो पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया है, आज उसको बदला मिल रहा है और आने वाले टाइम में और बदला मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो संस्कार हैं, हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं, हमारी सनातन। और इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, टारगेटेड लोकेशन की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये अहम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आतंकी अड्डे में जो तबाही के सबूत हैं वो अब सामने आ गए हैं। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं।
जी हाँ, ये तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे थे, टारगेटेड लोकेशन की तस्वीरें। और देखिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आती है और आप कितना भी झूठ कह ले, वो झूठ जो है वो झूठ ही रहता है और जो सच है वो सच रहता है। आतंकी अड्डे में जो तबाही के सबूत है वो अब सामने आ चुके हैं, जो कि आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वही जगह है जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और तालीम के नाम पर यहां उनको एक तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था। ये देखिए, ये मदरसे के नाम पर सब कुछ यहां संचालित किया जा रहा था और ये ट्रेनिंग कैंप था। ये लॉन्चिंग पैड नहीं बल्कि ट्रेनिंग कैंप था। और ये मुजफ्फराबाद की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ मिसाइलों के हमले के बाद जो तबाही मची है, भारत के इस अटैक के बाद जो तबाही मची है, देखिए कुछ भी सलामत नहीं है, सब कुछ खंडहर में और कबाड़ में तब्दील हो चुका है। ऐसे में ये साफ संकेत है कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में छुपकर आतंकी गतिविधि या ट्रेनिंग करने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान बदल चुका है और अब ये ढूंढकर सटीक निशाना लगाकर जवाब देगा। जिसके बाद अभी तो एक बिल्डिंग, एक इमारत की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मुजफ्फराबाद की। पूरा मुजफ्फराबाद और पूरा पाकिस्तान इसी तरीके से खंडहर में दिखाई देगा। बिल्कुल, और बहावलपुर की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, मुजफ्फराबाद की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, विनोद दत्ता साहब, सर देखिए, कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि भारत ने जो कहा है वो किया है। पाकिस्तान चाहे लाख झूठ फैला ले, लाख अपनी तरफ से तस्वीरें दे दे सामने, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं कि भाई अब उन जगहों पर हमला होगा जहां से आतंकवादी हमला करेंगे, हम उन जगह को ही खत्म कर देंगे। और पिछले कुछ समय से भारत शायद इस रणनीति पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है सर, क्योंकि ये जो आतंकवादी यहां पर पनाह लेते हैं, यहां पर इन्हें बिल्कुल तैयार किया जाता है भारत जैसे देश पर हमला करने के लिए, और इसलिए उन जगहों को ही खत्म करने का टारगेट अब। आपने ठीक कहा कि भारत ने जो कहा वो कर दिखाया और भारत ने ये अब प्रण लिया है कि साहब जो एपिसेंटर है टेररिज्म का, जो इनकी टॉप लीडरशिप है, उसको खत्म किया जाएगा। और इसी उसमें देखिए, आपने देखा 9 में से 7 जो उसके सेंटर्स थे उनको नेस्तनाबूद किया गया है। ये एक मैसेजिंग भी है भारत की तरफ से पाकिस्तान को कि अब भी वो अगर टेररिज्म को, जो स्टेट स्पॉन्सरशिप है, उसको अगर बंद कर देता है, जो टेररिस्ट थे उनको भारत को हैंडओवर कर देता है, तो भारत इस पे कंसिडरेशन कर सकता है। क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत की दुश्मनी पाकिस्तान के आवाम से नहीं है, भारत की दुश्मनी पाकिस्तान में पल रहे उन दहशतगर्दों से है जो भारत में आके वारदातें करते हैं। और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का दंश झेल रहा है, तो उसको चाहिए कि अगर अपने देश को आगे ले जाना है या डेवलप करना है तो उसको दहशतगर्दी को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ये चाहता है कि साहब वो ये चाहता है कि साहब स्वर्ग तो चले जाएं लेकिन मर कोई और जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये संभव भी कैसे होगा सर? 4 युद्ध हार चुका है पाकिस्तान, ये प्रॉक्सी के जरिए भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। अगर इन आकाओं को पालेगा नहीं तो वो भारत को पाकिस्तान करने का जो उसका नैरेटिव है, नियत है, वो पूरा कैसे होगा? लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो तस्वीरें हम इस वक्त टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, ये मसूद अजहर का ठिकाना था। क्या हम ये अब समझ लें कि भारत की जो स्ट्रेटजी है, जैसे नसरल्लाह को मारा गया, लेबनान में घुसकर हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, जैसे इस्माइल हानिया को मारा गया, जैसे जो वो था हमास का चीफ था उसको मारा गया था, क्या उस तरीके से लोकेट करके अब टारगेट पर सीधे स्ट्राइक करके इन तमाम जो बड़े नाम हैं आतंकवाद के पाकिस्तान में, इनको साधने की तैयारी शुरू हो गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे आपने देखा किस तरह से नसरुल्लाह को खत्म किया गया, हानिया को ईरान में ही मारा गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आजकल हमारे पास प्रिसीशन गाइडेड एमिनेशन है, प्रिसीशन डिलीवरी वेपन सिस्टम है। तो अगर आप देखिए, कार में अगर 4 बंदे जा रहे हैं और 2 पीछे आतंकवादी बैठे हुए हैं, तो उन 2 का ही खात्मा किया जा सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और भारत ने ये बिल्कुल साफ बताया। आप देखिए कितना प्रिसीशन अटैक हुआ है, बिल्कुल मिसाइल 100% बैंग ऑन टारगेट। और साथ के मतलब जितने भी हमारे हवाई जहाज गए थे वो सब सकुशल लौट आए हैं। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान में इस तरह की, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी वाला जो तंजीमें है या जो उनकी लीडरशिप है और कई सेना के अधिकारी अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कब पेजर अटैक हो जाए या कब इस तरह से उनका ब्लास्ट हो जाए। तो ये सब चीजें भारत के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और भारत के पास वो पॉलिटिकल विल है। क्योंकि देखिए, भारत ने काफी सहा है, 30-35 डोजियर हमने दिए,
आज 36 साल हो गए, मैं खुद इंसर्जेंसी में रहा हूं और मेरी तो बुनियादी तालीम कश्मीर में हुई है, तो मैं कश्मीर को मैंने काफी नजदीक से देखा है और इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया है। तो वो सब चीजें ध्यान में देखते हुए अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि साहब इस तरह की वारदातें करके भारत की जो प्रगति है उसको अब पाकिस्तान जो ये करता है ना, हमेशा एक जो गेम खेलता है कि नहीं नहीं हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप जांच करा लीजिए, ये तमाम झूठी बातें करता है ना, दुनिया के सामने उसकी ये जो तस्वीर है ना, जो फेक चेहरा है, वो इस बार आ गया था और इसलिए पूरी दुनिया भारत के साथ लगभग साथ थी और सबने कह दिया था कि आतंकवाद का जवाब जो है वो शांति नहीं हो सकती है भाई। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो दौर है इसमें देखिए आपको अपने बारे में इतना इल्म ना हो, लेकिन गूगल को सारा इल्म है। आप देखिए गूगल से अगर आप अपना ही इंट्रोडक्शन लें तो आपको कई चीजें ऐसी रेवलेशन होंगी कि साहब ये तो मैं पता ही नहीं था कि ये क्वालिटीज मुझ में हैं, या ये मैंने कारनामे किए हैं, या मैंने ये अचीवमेंट्स किए हैं। तो वही चीज है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है उसको नकारा नहीं जा सकता। वो जमाने चले गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, और अब तो ये है कि साहब किस तरह से पाकिस्तान अपनी जो वजूद है उसको बचा ले। न्यूक्लियर धमकी तो वो ऐसे देता है जैसे हर एक मिनिस्टर को उसने 2-2 न्यूक्लियर बॉम्ब जेब में रख के दे दिए हो कि यार जब मर्जी हो तब इसे चला देना। उन्हें पता नहीं है कि वो किस आतिशबाजी से खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 या 2 या 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट हो जाएंगे, लेकिन भारत के पास वो असला है, वो क्रेडिबल डेटरेंस है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी मतलब ठीक है सर, मैं आऊंगा, कहने के लिए बिल्कुल बचेगा। सही बात कही, लेकिन भारत अगर पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस जाता है उसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देकर હજી 12મા ધોરણમાં આવવાનો હતો, મમ્મી કે મારે આર્મીમાં જવું છે, મારે દેશ માટે લડવું છે, મારે મોદી સાહેબને મારે સાથે એને ઘરની એક પરિવારની જે મારે ઊભું રહેવું છે, એવા મારા ભાઈબંધને બધાને અમારે એવી ઈ પ્રાર્થના કરતો કે આપણે બધાએ જવાનું છે આર્મીમાં અને આપણે દેશ માટે લડવાનું છે। એની પહેલા તે સાહેબ હજી તો અમે આવી રીતના મોરારી બાપુની કથામાં ગયા અને આ પહેલગામ ગયા અને હજી તો મારા। तो देखिए जो मारे गए लोग उनके परिजनों की लगातार पहलगाम वो सामने हमले में बिल्कुल सही आपने कहा। और इधर आपने देखा कि जो नरवाल हैं उनके मां का भी इसी तरीके से रिएक्शन है कि भाई बहुत सही हुआ है जो कुछ हुआ है और भारत सरकार की ये जो कार्रवाई है इसको लेकर वो भी खुश है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप देखिए कि ये बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा था कि कब तक हम इंतजार करते रहेंगे। ये परिवार एक तरह से अपने लोगों को खोने के बाद वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से 15 दिनों का ये पूरा जो तैयारी थी, 15 दिनों के बाद जो सटीक निशाना साधा गया है वो पाकिस्तान के कई हिस्सों को तबाह कर चुका है। और ऐसे में पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले वक्त में उसको जवाब किस तरीके से देना है। बौखलाहट में 10 बजे उसने भी मीटिंग बुलाई है, लेकिन अब उस मीटिंग के बाद क्या कार्रवाई होती है। और इधर हमारे यहाँ जो 10 बजे मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो अभी पीसी है बिल्कुल, और सीसीएस की मीटिंग 11 बजे है। तो सीसीएस की मीटिंग होने का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए एक और जो है कि आफत आने वाली है। ये संकेत मिल जाते हैं। वैसे आफतों के लिए तैयार रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं को उसने इतिहास में अंजाम दिया है, अब उसके जो प्रभाव हैं वो अब सामने आएंगे ही। बिल्कुल प्रशांत की भी मौजूदगी है ग्राउंड जीरो पर, एक बार उनके साथ भी चलते हैं। प्रशांत, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर लगातार लोगों का जोश है, वो लगातार कह रहे थे कि खून का बदला खून वो ले लिया गया है और अब इंतजार इस बात का कि 10 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो क्या कुछ कहा जाएगा सेना की तरफ से। प्रशांत, पूछ लो यार। ठीक, ब्रिगेडियर दत्ता साहब, मेरा सवाल ये था कि जो ये पहली बार सफलता, मुझे लग रहा है कि जब भी इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया गया है 30-35 किलोमीटर तक जाने में समझ में आता कि इसके बाद रडार पर हो सकता है कि हम एक तरह से पकड़ लिए जाए। 100 किलोमीटर अंदर जाना, टारगेट को हिट करना, फिर वापस आना, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भारतीय सेना का। नहीं, देखिए जो मेरी खबर है उसमें ये है कि जो हमारे हवाई जहाज से उन्होंने अपना जो बॉर्डर है उसको क्रॉस नहीं किया गया है। अच्छा, ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR जो एमिनेशन है उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्टाइल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बोस्ट कर रहा है कि साहब हमने S-400 उन्होंने रूस से ले लिया है, हमारे पास भी S-400 रूस ने सप्लाई किया है। तो अगर S-400 डिफेंस सिस्टम है तो उसमें से कम वो 100 टारगेट्स को मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है और 40 को एंगेज कर सकता है। तो अगर वहां ये सब चीजें फेल हुई हैं, लेकिन आप रण कौशल हमारे पायलट्स का देखिए कि आपको 100% हिट हमको मिली है। तो भारत ने अभी भी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी जो
मतलब जो सैंक्टिटी है उसको ब्रेक नहीं किया है। अच्छा। केवल पाकिस्तान को ये बताया है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है ये। और वो अगर इनको स्पॉन्सर करते हैं तो भारत आगे प्यूनिटिव एक्शंस लेगा। तो ये जितने भी वेपन्स जो डिलीवर हुए हैं ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। वो आप उस टारगेट को देख नहीं सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेट करके ट्रेजेक्ट्री सेट करके उनको डिलीवर किया गया है और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल 100% हिट प्रोबेबिलिटी तो क्या हुई है। ये एयर स्ट्राइक है या मिसाइल स्ट्राइक है, क्या नाम दिया जाए इसको? देखिए है तो मिसाइल स्ट्राइक, लेकिन जो वेपन डिलीवरी हुई है वो एयर से हुई है, तो यू कैन कॉल इट बोथ एयर स्ट्राइक एज वेल एज सर, एक बात ये भी बता दीजिए, जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ है उसमें ये बताया गया है कि भारत राफेल से लेकर हर चीजों से अब तैयार है। मतलब अब ये भारत पुराना भारत रहा नहीं, ये आधुनिक भारत है। अगर मारोगे तो घुसकर मारेंगे, जो बात पहले भी बालाकोट में कही गई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत ने जिस तरह मतलब एक मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार किया है, ये अब पाकिस्तान को साफ हो गया है कि भारत अब कोई भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेगा। भारत ने कई मौके दिए कि चलिए ठीक है, छोटा देश है, पड़ोसी देश है, हमसाया मुल्क है, लेकिन उसके हौसले उतने ही बुलंद होते गए। तो आज जब भारत ने स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान को भी पता है कि भाई किस तरह का असला है, किस तरह की रीच है उनके पास। और अभी तो अगर पाकिस्तान कोई मिसएडवेंचर करता है, देखिए थोड़ा बहुत रिटेलिएशन तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को कश्मीर कार्ड एक ऐसा कार्ड है, उसकी सारी एग्जिस्टेंस ही वही है। तो अपने वजूद के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगी। आप देखिए LOC पे फायरिंग कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जो वहां के जो लोग हैं जी, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। तो भारतीय सेना तो बड़ी एथिक्स वाली सेना है। हमारे यहाँ तो जो रणबांकुरों का सम्मान किया जाता है, चाहे वो बेशक दुश्मन देश का क्यों नहीं हो, क्योंकि वो भी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें मतलब अपने जो बहादुर सैनिक हैं, बहादुर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि हमारी मिलिट्री लीडरशिप बड़ी आला दर्जे की है। जनरल अनिल चौहान साहब मेरे क्लासमेट हैं और शुरू से ही वो बड़े मेधावी। अच्छा और सर, आप ये कह रहे थे कि थोड़ा बहुत तो एक्शन जो है वो पाकिस्तान लेगा LOC पर। हमारे सहयोगी रविंद्र की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। रविंद्र, देखिए ये बात तो सही है कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो जवाब आएगा वो LOC पर उसकी हरकतें दिख रही होंगी। किस तरह की अभी सिचुएशन, और कल से लेकर अगर आज में पूछा जाए तो क्या बदलाव नजर आ रहा है वहां पर? बदलाव इस समय देखा जाए तो इस समय बहुत ज्यादा फायरिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि जब से भारत ने एयर स्ट्राइक की है उसके बाद से LOC के ऊपर खासतौर पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो मेंढर का इलाका है, मेंढर के सिटी के अंदर जो है पाकिस्तान आर्टिलरी से फायर कर रहा है। यानी वहां पर आम लोगों का काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 2-3 लोगों की जान जो है वो चली गई है, 10 से 12 लोग जो है वो इस समय जख्मी हैं। लेकिन हालात इस समय अगर कहा जाए LOC पर तो बहुत ज्यादा भयावह बने हुए हैं। हालांकि लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि लगातार कभी पहलगाम, कभी पुलवामा। रविंद्र, इन पाकिस्तानी पटाखों का भी जवाब इनको इसी LOC पर ही मिलेगा, उसका भी इंतजार करिए। तो लगातार बात हो रही है पहलगाम के बदले की। जी हाँ, जो घटना 22 अप्रैल 2025 को हुई, जिस तरह से निर्दोषों को की जान ली गई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है और हर उस ठिकाने को खत्म किया गया है पाकिस्तान में जहां से आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। बिल्कुल सही आपने कहा। और इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा। वहां पर साफ कहा जा रहा है कि जितने यहां पर ठिकाने थे सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना थी कहां? पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं लगी और भारत यहां पर कार्रवाई करके वापस एक बार फिर से अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गया। लेकिन ये देखिए, तमाम जो पाकिस्तान के अंदर की तबाही की तस्वीर है, ये पाकिस्तान की हरकतों का एक तरह से। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की PC होगी, वो तस्वीरें भी दिखा रहे संजय, तैयारी हो रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, उसकी तैयारी देखिए, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये बड़ी ये एक तरह से आर्मी भी यहाँ पर बैठेगी और आर्मी की तरफ से साफ किया जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि पाकिस्तान आज घुटनों पर है तो अपनी करतूत की वजह से। आतंकी सांपों को पाला था जिसका आज उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा। भारतीय सेना ने मानवता के नाते अभी पाकिस्तान के सिविलियंस और आर्मी जो ठिकाने हैं वहां पर अटैक किया ही नहीं,
टच भी नहीं किया। और ये भारतीय सेना की तरफ से संजय बिल्कुल क्लियर कहा गया कि ना भारतीय पाकिस्तानी सेना पर और ना वहां के लोगों पर, बल्कि हर उस जगह पर जहां से आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, जहां से जो भारत है उस पर प्रहार किया जाता है, उन जगहों को चुन चुन कर खत्म किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार तो पाकिस्तान के कुछ लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं संजय, जो ये बात बता रहे हैं कि आतंकी मसूद मजहर का ये मदरसा था जहां पर बम फूटे हैं। तो ये बात अब इस बार जो सच्चाई है वो लगातार वहां पर से सामने आ रही है, कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बहावलपुर की भी तस्वीरें लगातार सामने आई है, मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें लगातार सामने आई है, मुजफ्फराबाद की तस्वीरें माफ कीजिए लगातार सामने आ रही हैं। तो मुजफ्फराबाद की ये तस्वीरें और ये बहावलपुर की तस्वीरें, खैर ये जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मस्जिद का इलाका है और ये बहावलपुर की तस्वीरें हैं। ये सबसे बड़ा हेडक्वार्टर माना जा रहा था और सबसे सेफ जोन था, यहाँ सिक्योरिटी भी होती है और यहाँ पर कहा जाता है कि मसूद अजहर की मौजूदगी होती है, जो कि यहाँ पर लोगों को ब्रेन वॉश करना होता है, यहाँ पर जो आतंकी गतिविधियाँ होती है, ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है, इसीलिए हाई सिक्योरिटी जोन होता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जब मिसाइल पहुँची और पूरे आधे इमारत को, आधे मस्जिद को खंडर में तब्दील कर दिया, उसके बाद सुबह का जो मंजर है वो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ तमाशा देखने के अलावा। कमलेश भी हमारे साथ लगातार बने। कमलेश, दिल्ली में तैयारी शुरू कर दी गई, कुछ देर में सेना की पीसी शुरू होने वाली है, उसकी झलकियां दिख रही हैं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहाँ अब पाकिस्तान के जो आम आवाम है उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी सरकार का विरोध करें या क्या करें, क्योंकि उनकी वजह से ये भी परेशान और ये भी टारगेट हिट हो रहे हैं। देखिए, एक जानकारी मैं दे दूं, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सुबह 10 बजे थी, लेकिन इसको आधे घंटे आगे बढ़ाया गया, 10:30 बजे अब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री भी रहेंगे और इसके साथ साथ विक्रम मिस्त्री जो फॉर्मर एनएसए है, डिप्टी एनएसए है, वो भी मौजूद होंगे। तो जाहिर सी बात है, बड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी जाएगी कि जो भारत सरकार ने जो टारगेटेड हमले किए, उस हमले में कितना अचीवमेंट हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए और निश्चित रूप से इसकी प्रतीक्षा न केवल भारत में लेकिन विदेशों में भी की जा रही होगी, आखिर ऑफिशियल ब्रीफिंग में क्या कहा जाता है। लेकिन जहां तक जो 1:44 पर जो भारत सरकार की जो टारगेट जो हमला किया गया, उसमें निश्चित रूप से 2 चौंकाने वाले फैसले थे। ये बहुत सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि पीओके में भारत सरकार तो बदला लेगी, जो लॉन्चिंग पैड है उसको नेस्तनाबूद जो करेगी, लेकिन बहावलपुर में जो भारत सरकार की जो अटैक किया गया, ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला और बहुत इसका दुर्गामी प्रभाव, क्योंकि बहावलपुर बड़ा सैनिक एयरबेस है पाकिस्तान का और 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के सीमा में आप हमला करते हैं और जैसे मोहम्मद के कैंप पे, तो ये आप में एक संकेत है विश्व के लिए कि भारत कितना पेनिट्रेट कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में अब चूंकि हम लोग इंतजार करेंगे 10:30 बजे जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्या जानकारी मिल पाती है, सेना क्या अपनी ऑफिशियल से ब्रीफिंग कर पाएगी, उसी ऑफिशियल ब्रीफिंग के आधार पर मैं आपको ये कमलेश आपने बेहद बड़ी जानकारी दी है कि जो प्रेस ब्रीफिंग 10 बजे होने वाली थी वो अब 10:30 बजे होगी। इंतजार तो उसका है, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि उसकी तैयारी भी हो रही थी। लेकिन कमलेश देखिए, आप जो एक बात ये कह रहे थे ना बहावलपुर वाली, ये 12वां बड़ा शहर है पाकिस्तान का और जो बात आप कह रहे हैं कि भाई अब भारत ने ये बता दिया है कि भारत अब माफ करने वालों में से नहीं है, अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो जवाब दिया जाएगा, ये दुनिया को एक मैसेज है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है और ये भी शायद दुनिया की नजर इस बात पर नहीं है कि हमने जो बदला लिया है वो बात 15 दिन के पहले लिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब जो हमले भारत सरकार ने किए थे 10 दिन 11 दिन के बाद किए थे और ये 15 दिन के अंदर ये पूरा सरकार ने बदला लिया, भारत सरकार ने बदला लिया, सेना ने बदला लिया। तो ये भी निश्चित भारत सरकार के दृढ़ संकल्प का नेतृत्व है कि भारत सरकार तेरहवीं भी नहीं होती है और उसका बदला लेती है। और एक संकेत ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया काफी सोच समझ के, यानी भारत ने सिंदूर का बदला लिया, जो 26 नृशंस लोगों की हत्या की सिंदूर का बदला भारत सरकार ने और सेना ने मिलकर लिया है। ऐसी स्थिति में चूंकि ये कैलकुलेटेड हवाई हमले थे, मिसाइल हमले थे, इसमें चूंकि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और इस वार को एस्केलेट करता है तो उसका परिणाम काफी जबरदस्त भुगतना पड़ेगा। ये जो था, ये आप कह सकते हैं एक वानगी भर थी, ये एक सिंपल सा कह सकते हैं कि एक भारत सरकार ने एक दिखाई वानगी की छोटी सी वानगी दिखाई गई। अगर पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएट किया गया तो भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बैठी हुई। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था मधुबनी में, बिहार की जमीन से कि हम मिट्टी भी मिला देंगे, तो मिट्टी भी मिलाने के लिए पाकिस्तान तैयार है। इस बात का संकेत भारत सरकार ने दे दिया है और लगातार भारत सरकार की ओर से संकेत दिया जा रहा था कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और जैसा आपने देखा है, कल शाम ही
में एयर अभ्यास की सूचना दी गई थी कि भारतीय सेना एयर अभ्यास करेगी, एयर एक्सरसाइज करने जा रही है। और एयर स्ट्राइक इस मामले में सामने आया कि तड़के 1:44 जब हम लोग सब सो रहे थे तभी भारत सरकार ने बदला पूरा कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि नया भारत है, सशक्त भारत है, अगला बदला हुआ भारत है, और जो भी हिमाकत दुश्मन देश करता हो उसका जवाब देने में भारत माकूल जवाब है, वो सरकार कोई भी हो, देश कोई भी हो। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत एक तरह से कहा जब मजबूत ये भारत का कदम है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। रविंद्र, एक चीज़ साफ करिए, चूंकि अभी सुबह जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें राफेल की जो गर्जना है वो सुनाई दे रही थी। अभी खबर साफ हो रही कि यहाँ से टारगेटेड यानी लोकेटेड जो टारगेट होता है उस तरीके से भारत ने ये घटना, इस पूरे अटैक को अंजाम दिया है। क्या जानकारी साफ हो पा रही, स्ट्रेटजी क्या थी और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इतना पेनिट्रेशन कि 100 किलोमीटर दूर जाकर रेंज को हिट किया गया? प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग पिछले 15 दिनों से चलती आ रही थी। हाँ। जब भारत के प्रधानमंत्री से वायुसेना अध्यक्ष मिले थे तो तभी ये पिक्चर साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं भारत जो है अब एयर स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहा है। यानी कहा जाए तो अब जो आतंकी ठिकाने हैं या अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर एक आघात होगा, एक करारी चोट वहां पर दी जाएगी। और यही वजह है कि बीती रात जो प्लानिंग बनाई गई थी उसी प्लानिंग के तहत एक एयर स्ट्राइक की गई। 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो है भावलपुर में आतंकी अड्डों को निस्तो नाबूद किया गया। वहां कई लोगों की मौत जो है वो सामने आई है, कई आतंकी वहां पर मारे गए हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत जो है एक पूरी तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ उसने पूरी चीजें की है, और खास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखा है कि आम नागरिक इसमें पाकिस्तान के ना जाएं, मारे जाएं, और साथ ही में जो पाकिस्तान की सैन्य ठिकाने हैं उनको ना नष्ट किया जाए। पाकिस्तान ने सिर्फ उन्हीं इलाकों को टारगेट किया है। एक बात ये भी बता दीजिए रविंद्र कि आज वो मॉक ड्रिल भी होनी है, उससे पहले अब 10:30 बजे सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। इस मॉक ड्रिल के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या प्रोग्राम में कुछ चेंजेस वगैरह है या जो जैसे प्लान किया गया था वैसे ही होना है? जी देखिए, फिलहाल प्लानिंग चेंजिंग की अभी कोई भी सूचना जो है वो नहीं मिली है। लेकिन शाम को 4 बजे के करीब यहाँ पर सायरन बजेंगे और उसके बाद लोगों को बताया जाएगा कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन करता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, पाकिस्तान के रिटेलिएशन का जवाब भी मिल गया है रविंद्र। वहां पर भी बीजेपी की तरफ से कुछ देर पहले पोस्ट है, ये नया भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यानी रिटेलिएशन आपने किया तो अभी तो 100 किलोमीटर अंदर घुसे हैं। पाकिस्तान की रेंज इतनी नहीं है कि भारत की जो मिसाइलें हैं उसके आधे भी जद में आ जाए। यानी बहुत बुरा हश्र होने वाला है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कि अच्छा, ये बड़ी खबर भी आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने चुना था। ठीक है रविंद्र, आते हैं आपके पास, ये बड़ी जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन का नाम चुना था, ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुना था, यानी प्रधानमंत्री ने ही ये नाम दिया एक तरह से। बिल्कुल। और ये देखिए साफ तौर पर उन तमाम बेटियों की सिंदूर की एक तरह से ये कसम थी, जिसका परिणाम है कि पाकिस्तान में आज ये धमाके हुए हैं, आज ये अटैक हुआ है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें कौन भूल सकता है कि हर एक महिला के सामने उसके पति को, उसके भाई को या फिर जो उसके बेटे थे उनको खत्म किया गया, कहा गया कि मोदी जी को बता देना, वो शायद कोई भूल नहीं सकता, और ये नाम भी दिया गया था। और अच्छा कमलेश, देखिए जानकारी ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर ये नाम चुना। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ऑपरेशन की कमान पूरी तरह से सेना के हाथ में जरूर थी, लेकिन इस ऑपरेशन को आप कह सकते हैं आप नजर बनाए रखे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। और जो सी जानकारी दी गई थी कि रात में जब से एयर स्ट्राइक की गई उस समय से ही प्रधानमंत्री मौजूद थे और लगातार नजर रखे हुए थे। एनएसए भी प्रधानमंत्री के साथ थे, नजर रखे हुए थे। तो जाहिर सी बात है जब ये पूरा कोऑर्डिनेटेड प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है तो इसी तरह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया होगा। अमूमन ऐसे होता है कि जब ऑपरेशन सेना के द्वारा या एयरफोर्स के द्वारा चलाई जाती है तो नाम जो है सैनिक अधिकारियों के द्वारा, सैनिक कमांडर के द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको नाम दिया है तो निश्चित रूप से सोच समझ के नाम दिया होगा। और इसके अलावा जब सुबह सुबह जो ट्वीट भी किया गया था
पीआईबी की तरफ से, उसमें भी यही लिखा, ऑपरेशन सिंदूर का ही नाम लिखा गया था। यानी आप जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 26 निशंस लोगों की हत्या की गई थी, जो सिंदूर मिटाए गए थे, उनका बदला भारत सरकार ने, अब भारतीय सेना ने ले लिया है। और अब ऐसी स्थिति में चूंकि हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह और क्या क्या अचीवमेंट हुआ, क्या क्या टारगेट अचीव किया है सेना ने, उस बात की जानकारी ऑफिशियली रूप से मिल जाए। और ऐसे अनऑफिशियल रूप से तो जानकारी मिल रही कि लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के जो बहावलपुर और मुरीद के भी जैसे स्थानों पे, जो मुरीद के, एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुरीद के भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका जिक्र शायद पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं सोच पा रहे हैं कि मुरीद के में भारत अटैक करेगा, क्योंकि ये सांभा से 30 किलोमीटर दूर है, इसका काफी सामरिक दृष्टि भी है। लेकिन वहां भी भारतीय सरकार ने सटीक निशाना साधा है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की ओर से जरूर यह क्लेम किया रहा है कि 6 जगहों पे 6 हमले हुए, लेकिन भारत सरकार ने कहा है 9 हमले हुए और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और डिफरेंट सोर्सेज के अलावा इसे पाकिस्तान से बात की जानकारी मिल पा रही है कि बड़ी संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। लेकिन एक बार भी और ध्यान रखिएगा कि इसमें पाकिस्तानी आम जनमानस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत सरकार ने बिल्कुल कहा है कि ये जो उनका जो टारगेट है वो बिल्कुल आतंकवादियों के खिलाफ है, उस हुक्मरानों के खिलाफ है जो उसको पनाह देते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, उनके खिलाफ है, ना कि पाकिस्तानी आम आवाम के खिलाफ। इसलिए इस पूरे 9 अटैकों में कहीं भी पाकिस्तानी आवाम की कोई जनहानि नहीं हुई है। हानि उन्हीं की हुई है जो आतंकी हैं, आतंकी को पनाह देते हैं, उनके बेस कैंप है, उनको ही टारगेट किया गया। इसलिए आप देख रहे होंगे पाकिस्तान से जो मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है वहां के आवाम की, वो मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि वो कई जगह तो ये भी खबर सुनी आ रही है कि जैसे मोहम्मद के खिलाफ ब्रिगेडियर का क्या कुछ कहना है। लखनऊ भी सीधे लिए चलते हैं आपको। धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। धीरज, कश्मीर से लेकर और दिल्ली तक जो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, इंतजार है 11 बजने का, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में भी मीटिंग होने वाली है, हिंदुस्तान में भी सीसीएस की मीटिंग होने वाली है और इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन पीछे जो भगवा झंडा है, साथ में जो देश की सेना को लेकर सम्मान लोगों के अंदर है, बातचीत करिए जरा। इस पूरे एयर स्ट्राइक के बाद लोगों के अंदर क्या इस वक्त ज्वार है जो उमड़ रहा है? बिल्कुल संजय, सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में ये 1090 चौराहा है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनका जो सीना है वो गर्व से एक तरीके से चौड़ा हो चुका है और तमाम सारे लोग हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। तब एक छोटा सा बाबू भी है। भारतीय सेना ने बाबू पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर हमला किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग कहते हैं 31 इंसानों का बदला लिया गया है, क्योंकि कहते हैं वो लोग बहुत गंदे सोच वाले हैं, इसलिए हम बच्चे लोग और हम लोग भारतीय सेना लोग जश्न मना रहे हैं कि कहते हैं एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पे। कुछ और भी लोग हैं जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के संगठन की तरफ से यहाँ पर हैं और लगातार जश्न मना रहे हैं। बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना की, वहाँ पर करीब 9 आतंकी संगठनों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का अभी 4 मई को बहुत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें लोगों ने कहा था कि मोदी जी बहुत जल्द दिखाएंगे। इतना जल्द 426 लोगों को मार गिराएंगे, ये मालूम नहीं था कि 26 की जगह 426। मोदी जी जो 56 इंच का सीना है आज उन्होंने करके दिखा दिया। हमारे भारत का पूरा हिंदू मुसलमान, सभी हिंदू मुसलमान मिल करके उनको बधाई दे रहे हैं और सभी खुशी है भारत में, और कुछ दिन में पाकिस्तान में कब्जा कर लेंगे। ये और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आज भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 9 आतंकवादी के जो संगठन थे उनको तबाह कर दिया पूरे तरीके से, क्या कहेंगे? कितना खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग मोदी जी से ये चाहते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला ले, पूरे पाकिस्तान पे हिंदुस्तान का कब्जा होना चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है संजय, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पोस्ट सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। अमित शाह का पोस्ट ये सामने आ चुका है एक्स पर, हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध। ये बात पहले भी गृह मंत्री की तरफ से कही गई और अब जब ये पूरा हमला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने लिखा आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। बिल्कुल सही आपने। और इसके पहले भी गृह मंत्री की तरफ से जो सख्त संदेश था कि चुन चुन कर मारेंगे, अब देखिए अमित शाह का अंदाज सबको पता है। गृह मंत्री का एक ट्वीट
हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से ये ट्वीट करके एक बार फिर से चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को कि अगर दोबारा ऐसे हिमाकत की हरकत की तो ये तस्वीरें अभी तो बहुत कुछ ट्रेलर के तौर पर है, इसके बाद जो तबाही मचेगी वो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। और ये देखिए कुछ जो रात की तस्वीरें आई हैं वो एक एक करके जब यहाँ पर मिसाइल गिरी, उसके बाद दीवारों से लेकर वहाँ पर जो आग लगी और उसके बाद धमाका हुआ, वो साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान का लगभग जो पीओके से सटा इलाका है या फिर बहावलपुर के आसपास का इलाका है वो कैसे थर्राया हुआ है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें अमित शाह का वो पोस्ट जो सामने आया है, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। और उन्होंने लिखा आगे, मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो देखिए गृह मंत्री की तरफ से भी अब सीधा सीधा ये कह दिया गया है और हमारे तमाम सहयोगियों की मौजूदगी भी हमारे साथ है। देखिए कमलेश, ये बात गृह मंत्री की तरफ से जो पोस्ट आया उसमें ये कह दिया गया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी गृह मंत्री ने जब ये हमला हुआ था पहलगाम का, उसके बाद भी उन्होंने कह दिया था चुन चुन कर मारेंगे, जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो करेंगे। और अब पोस्ट भी सामने आ चुका है गृह मंत्री का। जी देखिए, पूरे इस पहलगांव की घटना के बाद लगातार 3 नेताओं ने इस तरह का रिएक्शन दिया था। आप प्रधानमंत्री बोल रहे थे, रक्षा मंत्री बोल रहे थे, गृह मंत्री बोल रहे थे। इसके अलावा कोई भी सरकार का कोई मंत्री नहीं बोल रहा था और विदेश मंत्री विदेश स्तर पर मोर्चा संभाले हुए थे। यानी विदेश मंत्री अपना काम कर रहे थे, लगातार उन देशों के साथ बातचीत कर रहे थे, मित्र देशों के साथ बातचीत कर रहे थे। और आपने देखा कि लगातार सभी देशों के द्वारा, यहाँ तक कि अभी चाइना का भी रिस्पॉन्स आया। चाइना की तरफ से भी साफ साफ कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान संयम बरतेंगे और उन्होंने आतंकवाद की किसी भी फॉर्म की निंदा की है। तो ये भी बदला हुआ अप्रोच है, चाइना का बदला हुआ अप्रोच है कि वो भी आतंकवाद के किसी भी फॉर्म का विरोध करने को तैयार है और वो लगातार इस बात की ट्वीट कर रहा है। और अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट किसी भी देश से नहीं आया। हाँ, अलबत्ता कुछ पाकिस्तान के जो मित्र देश है उनकी ओर से जरूर तुर्की की ओर से स्टेटमेंट आया, लेकिन ये भारत की सफल विदेश नीति का ही परिणाम लगा। इसलिए विदेश मंत्री लगातार विदेशी राजनयिकों से और विदेशी मेहमानों से, खासकर अपने भारत के जो क्लोज मित्र हैं उनसे बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ स्टेट पे यहाँ देश में लगातार अमित शाह लगातार कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपना रहे थे पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, चूंकि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन भी चल रहा है, जो आतंकवादी जिन्होंने नृशंस हत्या को अंजाम दिया उनके खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच भी चल रहा है और उनको घेरा जा चुका है, ऐसी बातें भी चल रही है। तो और तीसरी बात कि प्रधानमंत्री जनता को आश्वस्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों से, लगातार 3 उनके भाषण आए हैं। कल एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में, उसके पहले मधुबनी में, उसके बीच में उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम में भी 3 बार उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, मिट्टी में मिला देंगे। तो आप कह सकते हैं पूरा कोऑर्डिनेटेड अप्रोच था। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना पर भरोसा कीजिए, बिल्कुल बदला लिया जाएगा। तो ये 3 जो बड़े चेहरे भारत सरकार के थे यही लगातार बोल रहे थे। और जमीन पे जब एक्शन आप देखेंगे तो आप एक्शन देखेंगे, एनएसए एक्शन में थे, सीडीएस एक्शन में थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख एक्शन में थे। इसके अलावा कमलेश निश्चित तौर पर ये नहीं होगी। रही हमारे साथ और लगातार मौजूदगी रविंद्र की भी हमारे साथ है। रविंद्र, देखिए जम्मू अभी वो इलाका है जहां पर नजर सबकी बनी हुई है, कहीं ना कहीं नजर इस बात पर कि क्या हरकतें पाकिस्तान कर सकता है और किस तरह से भारत की तैयारी है। कहीं ना कहीं हर जो सेकेंड है नजर कश्मीर पर ही बनी हुई है। रविंद्र, जिस प्रकार से एलओसी के ऊपर फायरिंग हो रही है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव है। हालांकि हमारी बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है, उसको अलर्ट भी कर दिया गया है और साथ ही में भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट है। अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करेगा खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो उसको करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि भारत के साथ जो जम्मू के साथ इलाका है वो खासतौर पर सियालकोट का इलाका है और शकरगढ़ का इलाका है। यहाँ पर पहले भी पाकिस्तान कई बार मार खा चुका है और अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की यहाँ पर, अगर यहाँ गोलाबारी करता है, तो इससे पहले भी 2014 से पहले भी भारत जवाब देता रहा है। लेकिन 2014 के बाद की अगर बात करें तो पाकिस्तान को ऐसे जवाब मिले हैं कि वहां के मस्जिदों से ये ऐलान होता था कि भारत वालों यहाँ फायरिंग बंद कर दो, कोई भी नहीं बचा है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी पूछते याद रखेंगी। लेकिन इस समय तनाव की स्थिति जरूर बनी हुई है और आने वाला समय जो है
ये बताएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान, यहाँ अगर पाकिस्तान जवाब देता है तो भारत किस प्रकार से उसकी रिटेलिएशन करेगा। लेकिन फिलहाल जो LOC है वहां पर जो पुंछ का इलाका है या मेंढर का इलाका है, वहां पर लगातार गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। नहीं, एक चीज और बताइए, इसके पहले रविंद्र, इसके पहले आपने देखा होगा कि जब भी कश्मीर को लेकर कहा जाए या फिर पाकिस्तान की तरफ से यहां पर बैटल जैसी स्थिति होती थी, हर बार यहां की आर्मी को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले थे। लेकिन वक्त बदला, लोगों ने समझा इस बात को कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहां भारत सरकार के साथ जो अब कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है, क्या इसका असर भारतीय सेना को वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने में सफलता या कहा जाए कि सपोर्ट के तौर पर मोरली सपोर्ट मिलता दिख रहा है? 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर सैलानियों का आना शुरू हुआ, यहाँ के लोग जो हैं उनके आवभगत में लग गए और खासतौर पर यहाँ बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है लेकिन था, जिसको जम्मू कश्मीर की आर्थिक हड्डी की कहा जाता है, तो लोग जो है व्यवसाय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जब ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लोग जो हैं वो खुद चाह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर एक तगड़ा करारा जवाब जो है वो भारत सरकार दे। और हालांकि अब पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर के अंदर से आवाजें उठी, कैंडल मार्च हुए, प्रोटेस्ट हुए, पाकिस्तान के झंडे जलाए गए, तो ये दर्शाता है कि कश्मीर के अंदर भी भारतीय सेना को पूरा छोड़ जो है वो मिलेगा। लोग यही चाहते हैं। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि जो टिटवाल का इलाका है, कुपवाड़ा का इलाका पड़ता है, वहां पर लोग यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया जाए, क्योंकि हमेशा से ही वह लोग पाकिस्तान की फायरिंग की जद में आते हैं और जब भी हालात सामान्य होने की होते हैं तो उसी दौरान पाकिस्तान जो है फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। और वो लोग चाहते हैं कि एक बार में ऐसा जवाब मिले ताकि पाकिस्तान पुश्तों तक यानी सदियों तक वो फिर से फायरिंग का नाम न ले और जो आतंकी ठिकाने हैं या आतंकी अड्डे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उनको पूरी तरह से वो खत्म कर दे भारत सरकार। क्योंकि भारत के अंदर इस समय जो मजबूत सरकार है ये उसी की वजह है कि पहले पहलगाम के दौरान, जब पहलगाम में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई। अब पहलगाम के अंदर जो है हमला हुआ तो उसके बाद भी यह स्ट्राइक जो है की गई है। उसमें खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर और POK के अंदर जाकर जो एयर स्ट्राइक की गई है। तो ऐसे में एक मजबूत सरकार इस समय केंद्र के अंदर है जो लगातार रविंद्र, इसको एयर स्ट्राइक तो कहेंगे घर में घुसकर मारना भी कहेंगे। कमलेश, ये साफ तौर पर ये तो अंदाजा हमने कहा कि इसके पहले हमने देखा था कि इजराइल इस तरीके से करता था। पिछले अगर 1-1.5 दशक में देखा जाए तो वो दुश्मनों को छोड़ता नहीं था, चिन्हित करके आज नहीं तो कल उसका काम तमाम करता था। ये तो वही कहानी है। मसूद अजहर के उसके बिल में घुसकर अगर मिसाइल वहां तक छोड़ दी गई है तो आज नहीं तो कल वो भी इसके जद में तो होगा ही होगा, निशाने पर होगा। इस हौसले को हिंदुस्तान ने जो गेन किया है, इसके पीछे के किसको कह सकते कि ये चेहरा हो सकता है? दूसरा ये भी है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना एक डरावने सपने जैसा हो सकता है। कमलेश, आपसे सवाल है ये। देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डरावना है और ये डरावना ऐसा है कि अब पाकिस्तान, हमको लगता है सदियों तक इस बात को सोचेगा। पहले तो पाकिस्तान ये सोचता था कि लॉन्चिंग पैड से जो 70-80 लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान ने अपने POK बना रखे थे, जहां से हर साल बर्फ पिघलने से पहले लोग आतंकियों को भेजा करता था, कि शायद उस पर ही भारत सरकार हमला कर सकता है। लेकिन ये जो भागलपुर और मुरीदी में जो भारत सरकार ने टारगेटेड अटैक किया है और 100 किलोमीटर की दूर, तो इसी रूप से और भी भारत सरकार ने ये दावा भी किया है कि भारतीय सीमा में रह करके ये सुखोई जैसे प्लेन और जगुआर जैसे प्लेन और राफेल जैसे प्लेन और ये करामात कर दिखाया है। तो निश्चित रूप से ये पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान की सेना को काफी दिनों तक ये चौंकाएगा और तंग करता रहेगा कि आखिर भारत ने इस तरह का जो कैलकुलेटेड अप्रोच है कैसे अपनाया कि वो अपनी सीमा में रह करके इस तरह का
इस तरह का अटैक कर पाता है। तो इस स्थिति में और ये कम से कम दुनिया के लिए भी चौंकाने वाली बात है कि भारत दुनिया को भी एक संदेश है कमलेश, निश्चित तौर पर कि भारत की तरफ जो आंख उठाएगा उसे यही जवाब मिलेगा। काफी देर से धीरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, देखिए जहां पर आपकी मौजूदगी थी वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से भारत को सपोर्ट करने के लिए लगातार नारे भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज अब तैयारी और नजर इस बात पर भी होगी कि मॉक ड्रिल किस तरीके से हो पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले लाइव टाइम्स के तमाम दर्शकों को हम एक जानकारी दे दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे जो लखनऊ पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और जो मॉक ड्रिल करने वाले तमाम पुलिस के जवान हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे। लाइव टाइम्स की टीम कुछ देर पहले पुलिस लाइन गई हुई थी, जहां पर हमने देखा कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वह लगातार जो मॉक ड्रिल होने वाली है शाम को 7 बजे उसकी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम स्तर पर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और निश्चित रूप से जो बीती रात में भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने एक बड़े मिशन को, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसमें काफी संख्या में जो जी ठीक है, तमाम सहयोगियों की मौजूदगी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लगातार बड़ी कवरेज लाइव टाइम्स पर जारी है। आप रहिए हमारे साथ। सारी मस्जिद उठ गई।